नमस्कार भाई लोगों, प्रणाम। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयत्न करूँगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आम इंसान के रूप में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर ही रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल ये आता है। हम भारत में आज जहाँ भी खड़े हैं यह महसूस कर रहे हैं कि महंगाई अपने चरम स्तर पर जा रही है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस बात की चेतावनी दी है कि इस अर्थव्यवस्था पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया, अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं किया गया, तो आगे आने वाले समय में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि भारत में 27 से लेके 30% तक के ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो 27 से 30% तक के लोग हैं, इनके इस प्रकार से गरीब होने का मुख्य कारण ये है कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है और इन्हें अपने परिवार में, अपने सराउंडिंग इस प्रकार का माहौल नहीं मिला है कि जहां इनका उत्थान हो सके, और लिहाजा ये लोग कमाने में बहुत पीछे हैं, या जहां ये रहते हैं वहां कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं जहां पर ये कमाई धमाई कर सकें। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं है, बच्चों को पीने के लिए दूध उपलब्ध नहीं है। अपवादों को छोड़कर इस गरीबी का कारण घर के पिता होते हैं, घर का मुखिया होता है। अगर मुखिया कुछ नहीं कमाता तो घर कैसे चलेगा, ये एक शोचनीय विचार है। किन्हीं कारणों से पिता ने तो शिक्षा ग्रहण करी नहीं और कामकाज भी नहीं करते, या जो कामकाज करते हैं उसमें उनको अधिक पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, इसलिए कोई छोटा ही काम करता है, जैसे कि कहीं किसी जॉब में हेल्पर की नौकरी करना, चौकीदार की या अन्य प्रकार की इस तरीके की नौकरियां करना जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता। वो लोग अपनी शादी भी कर लेते हैं और विवाह भी कर लेते हैं, और ऐसे ऐप भी पाल लेते हैं जैसे मदिरा पीना, स्मोक करना, गुटखे खाना, जुआ खेलना, परिस्थिति से के चक्कर में पड़ जाना आदि आदि। ऐसी आदतें पड़ जाने के कारण व्यक्ति ना तो घर का पालन पोषण कर पाता है और ना ही घर परिवार के दुख दर्द में पैसे की तंगी के कारण मदद कर पाता है। नतीजा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की स्त्रियां दूसरे के घरों दुकानों पर काम काज करने लगती हैं। इससे उनकी संतानों की परवरिश नहीं हो पाती। वो पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, बहुत से कारण हैं, पैसा नहीं है या उनको गाइडलाइंस नहीं मिल रही हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, गली मोहल्लों में निकलने लगते हैं, 2-4 पैसों के लालच में गली मोहल्ले वालों के लिए पान बीड़ी सिगरेट और सामान लाकर देने लग जाते हैं। अन्य गलियों के बच्चों की संगत में बैठकर गलत आदतें सीख जाते हैं। इस प्रकार यह पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं और आगे भी ऐसे ही 4 बच्चे हैं, तो
वो भी अगर इसी तरह मोहल्लों में खेल खालने लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो वो भी अशिक्षित रह जाते हैं और गरीबी घर से निकल नहीं पाती। अभी तो एक ही व्यक्ति गरीब था, अब उसके 4 बच्चे मिला के 5 व्यक्ति जो है गरीब हो गए। इसलिए गरीबी का प्रतिशत इस तरीके से बढ़ रहा है भारत देश के अंदर। तो अतः घर में यदि हम बड़े हैं, अशिक्षित रह गए हैं और ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमें संयम से रहना चाहिए। जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, ज़्यादा नहीं कमा पाते, और तो उन्हें संयम से रहना चाहिए, क्योंकि अशिक्षितता के कारण हम जो दुख उठा रहे हैं वह हमारे बच्चे ना उठाएं, उन्हें ये दुख ना मिले। हम उनकी शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान रखना हमें उनकी शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह गरीबी रेखा के बाहर आ सकें और उनका खुद का विकास हो सके और वह रोजी रोटी कमाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। भूख एक ऐसी बीमारी है जिसे मिटाने के लिए इंसान किसी भी कीमत पर बिक जाता है, और समाज के अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भूखे व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें संपन्न होने का मौका ही देना नहीं चाहते। उनकी धारणा होती है कि यदि ये पनप गया, इसका परिवार संपन्न हो गया, तो उनके जो स्वार्थ सिद्धियाँ होती हैं वो कैसे होंगी, उनके घर में झाड़ू कौन लगाएगा, उनके घर में पोंछा कौन लगाएगा, उनके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उनकी दुकानों पर नौकरियाँ कौन करेगा, आदि आदि बातें। तो ये संपन्न समाज जो है ये भी बाधक होता है एक गरीबी रेखा से व्यक्ति को उभारने के लिए। तो ऐसे जो गरीब व्यक्ति होते हैं, इन लोगों को जो मतलब ज़्यादा कमाई धमाई नहीं कर पाते, अपनी जीवन यापन अपना मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, तो थोड़ा सा लालच देकर जो ये संपन्न लोग हैं उनकी नागरिकता के अधिकारों का इस प्रकार से हरण करते हैं, वह गरीब उनके, और फिर वो गरीब उनके गुणगान गाते रहते हैं। भारत के तो इस प्रकार से है ये स्थिति, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर अंकुश लगाए रखें। हम स्वयं ऐसे ऐब ना करें जिससे हमारा जो है मतलब जीवन स्तर जो है गिरे। हमें उन्नति करने के प्रयत्न करने चाहिए और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि भारत देश में इस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे स्तर वालों की जो प्रतिशत है वो कम हो सके और भारत संपन्न हो सके। इसके अतिरिक्त भारत के शैक्षिक संस्थानों की क्वालिटी में मतलब यह है कि क्वालिटी की एजुकेशन का बहुत अभाव है। तो लगभग 80 से अधिक प्रतिशत इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। अतः जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा ग्रहण करके आते हैं उनमें अपने विषयों पर पूर्ण प्रैक्टिकल ज्ञान उनको अपने विषयों पर नहीं होता, और वे विभिन्न पदों पर आसीन होकर अपने कार्य को निपुणता से अंजाम नहीं दे पाते हैं। नतीजा यह है कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 हो गया है।
यह एक सोचनीय विषय है। डॉलर मजबूत होने से और रुपए की कीमत गिरने से हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता चला जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ जहां हमें वर्ष 2014 में 1 लीटर $1 का मिलता था और हमें 63 रुपये ही अदा करने पड़ते थे, वहीं अब 1 लीटर पेट्रोलियम अर्थात आयात करने के लिए हमें $1 के विरुद्ध 82 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, यानी 19-20 रुपये हमें 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए ज़्यादा भुगतान करने पड़ रहे हैं। यह डॉलर में आई इस कमी के कारण अब समझ लीजिए हमें पेट्रोलियम के आयात पर कितना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। हमारे भारत देश का आयात दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। हमें बहुत अधिक पैसा आयात के ऊपर खर्च करना पड़ता है। जब तक निर्यात नहीं होगा, विदेशी मुद्रा हमारे पास कहाँ से आएगी? लिहाजा ऐसी भी परिस्थितियाँ बनती हैं जब भुगतान तो डॉलर में ही होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं कि बन सकती हैं कि हमें भुगतान करने के लिए अपने देश के सोने को विदेश में देना पड़े। भारत की जो रेपुटेशन है वो इससे कम हो रही है, आयात के बढ़ने से और निर्यात के घटने से। ये स्थिति सही नहीं है। व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक और IMF ने चेतावनी जारी की है। अतः हमारे देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत ज़रूरी है। हमें निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ लिख जाने के बाद उस इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करना चाहिए जहां हम एम्प्लॉयड हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो हर महीने की सैलरी उठानी है, बाकी भाड़ में जाए काम धाम। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद ही हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम वेतन के लिए जो है हकदार हैं। हमें विदेशी सामान को नहीं खरीदना चाहिए। जब हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारा आयात ऑलरेडी कम हो जाएगा। पेट्रोलियम और डीजल की खपत हमें कम करनी चाहिए। जहां हम लोग कारों से जाते हैं, अगर हम स्कूटरों से जा सकें उन स्थानों पर, तो हमें प्रेफर करना चाहिए स्कूटर, क्योंकि कार में काफ़ी खर्चा आ जाता है पेट्रोल का। और अगर हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या यदि ये मतलब सोच लेगी कि जहां हम काम को स्कूटर पे जाकर निपटा सकते हैं वहां हम कार ना चलाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसमें देश का पेट्रोल मतलब बहुत बचेगा और हमें कम आयात करना पड़ेगा। किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको शेयर बाज़ार से आंका जाता है। जिस देश का शेयर बाज़ार स्वस्थ होगा उस देश में समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था भी जो है उस देश की बहुत मजबूत होगी। भारत की गिरते हुए रुपए की कीमत को देखते हुए और डॉलर की कीमत को बढ़ते हुए देख के अब आप ये देख लीजिए कि जो विदेशी लोगों ने हमारे शेयर बाज़ार में अरबों खरबों शंखों रुपया लगा रखा है, उनके विश्वास
टूटते जा रहे हैं और वो निरंतर जो है फॉरेन इन्वेस्टर शेयर बाज़ार से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से भारत की साख गिरती चली गई और हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, हमारा क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो फिर यही होगा कि हमारे शेयर बाज़ार से सारा पैसा निकल जाएगा और शेयर बाज़ार तमाम हमारा डूब जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उस पर वर्ल्ड बैंक और MIRF ने अलर्ट जारी किया है कि सुधार लो अर्थव्यवस्था को, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालने लगेंगे तो शेयर बाजार ध्वस्त हो जाएगा और इसका बहुत बुरा असर उत्पादन पर और कॉरपोरेट सेक्टर पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा हमारे देश के नौजवानों को मन लगाकर ग्रहण करनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस को भी मैं कहूँगा कि जो 80 और 82% इंस्टीट्यूशंस में जो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दी जा रही है और पैसा भरपूर लिया जा रहा है, वो इंस्टीट्यूशंस भी बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दें, ताकि जो देश के नौजवान जो इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकल रहे हैं वो अपना अच्छा मतलब जो है वो प्रेजेंटेशन अपना कंपनियों के अंदर दे सकें, अच्छे काम को कर सकें। तो यही मेरा कहना है। 2 बातें मैंने कही हैं मुख्य कि एक तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, दूसरी अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तीसरा हमें आयात को कम करना चाहिए, निर्यात को ज़्यादा करना चाहिए। हमें अपनी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में और कॉरपोरेट के बड़े सेक्टर्स के अंदर हमें चाहिए कि हम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्शन ज़्यादा करें, और जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होते हैं उनको भी किसी तरीके से हम भारत में लेकर आएँ, ताकि हमारी जो आयात की आवश्यकता है वो कम हो जाए। इन स्थितियों में हम नौजवान, भारत के नौजवान जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे और भारत में अशिक्षितता की कमी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। नमस्कार। कोई भूल हुई है माफ़ कीजिएगा।